आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बॉय कम्स होम प्ले के पार्ट 2 को। पार्ट 1 जो था वो हमने एंड किया था जब जेम्स जो था वो फिलिप से पूछता है कि तुम 25 साल के कैसे हो गए। यानी फिलिप जो है वो 23 साल का है, लेकिन फिलिप कहता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ। तो जेम्स कहता है बताओ मुझे तुम कैसे 25 साल के हो गए। तो अब यहाँ पे फिलिप जो है ना वो उसको अपना आर्मी के दिनों का ना एक वाकया सुनाएगा, जिससे वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं जो हूँ ना मतलब 25 साल का हो गया हूँ या उससे भी ज़्यादा एज है मेरी, मतलब मैं मैच्योर हो गया हूँ। तो फिलिप की लाइन है, वो कहता है क्वाइटली, यानी बड़े आराम से वो ये सारा वाकया जो है ना इंसिडेंट है वो बताएगा। वो कहता है इट वाज ऑन द सोम। सोम जो है ये क्या है, ये फ्रांस के अंदर एक रिवर है जहाँ पर बैटल ऑफ सोम भी हुई थी वर्ल्ड वार 1 के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर और जो फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक थी इन दोनों ने मिलके जर्मन एम्पायर के खिलाफ जंग की थी। तो वो वाली जंग वहाँ पे हुई थी। तो उस जगह की यहाँ पे बात कर रहा है फिलिप कि इट वाज ऑन द सोम, यानी ये फ्रांस के अंदर जो सोम रिवर है ना वहाँ की बात है। वी वर अटैकिंग द नेक्स्ट डे, यानी हम अगले दिन ना दुश्मन पर हमला करने जा रहे थे। एंड माई कंपनी वाज इन सपोर्ट, और मेरे जो लोग थे ना मतलब मेरे साथ जो लोग थे वो भी हमारी सपोर्ट में थे कि मतलब हमने कल हमला करना है। अच्छा, वी वर इन अ सो कोल्ड ट्रेंच ऑन द एज ऑफ अ वुड। अच्छा, हम एक जंगल के पास ना एक ट्रेंच बनी हुई थी जो कि सो कोल्ड ट्रेंच थी। यानी एक तो ट्रेंच होती है ना जहाँ पे मतलब सोल्जर जो होते हैं वो अच्छी तरह से रह सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंच थी ये सो कोल्ड ट्रेंच थी, यानी ट्रेंच के नाम पे अजाब था हमारे लिए। वो कैसे, वो आगे बताएगा। अ डैम्ड रॉटन प्लेस टू बी, यानी ये एक तबाह हुई सड़ी हुई जगह थी। कौन सी? वही ट्रेंच जिसके बारे में यहाँ पे वो बता रहा है। अच्छा, एंड वी गोट हेल का मतलब है हमने वहाँ पर बहुत सी जो डिफ़िकल्टीज थी वो फेस की, यानी वो ट्रेंच होती है वो हमारे लिए जहन्नुम की तरह थी। द कंपनी कमांडर सेंट बैक टू आस्क इफ़ वी कुड मूव। अच्छा, तो हमारी कंपनी का जो कमांडर था ना, मतलब हम कुछ लोग थे और हमारा एक कमांडर था। हमारे कमांडर ने ना पीछे एक बंदा भेजा ताकि वो ऑफिसर से पूछ के आए कि हम लोग आगे जाएं या ना जाएं, यानी क्योंकि हम लोग वहाँ पे ट्रेंच के अंदर थे। द कमांडिंग ऑफिसर सेड, यानी जो हमने बंदा भेजा था ना वो भेजा था कमांडिंग ऑफिसर के पास। यानी उस बंदे ने ना कमांडिंग ऑफिसर का जो मैसेज था वो ये बताया कि कमांडिंग ऑफिसर जो है ना सेड, यानी उसने कहा है सर्टनली नॉट, यानी तुम लोगों ने बिल्कुल भी आगे नहीं जाना। हैंग ऑन, यहीं पे रुके रहो, यानी यहीं पे लटके रहो या खड़े रहो। वी हंग ऑन, हम वहीं पे खड़े रहे ट्रेंच के अंदर ही, डूइंग नथिंग, और वहाँ पर हम वैसे ही मतलब बेकार खड़े रहे, कुछ काम भी नहीं कर रहे थे। यानी अंकल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब हमारी वहाँ पे हालत थी, हम बेकार खड़े थे। अच्छा, जस्ट हैंगिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, यानी हम वहाँ पर बेकार वहाँ पे बैठे रहे और अगले दिन का इंतज़ार करते रहे कि अगले दिन हमें ऑर्डर आएगा और हम आगे जाएंगे। ऑफ कोर्स द बुक न्यू ऑल अबाउट दैट, यानी यकीनन वो जो बुक थे ना वो इस बारे में सब कुछ जानते थे। अब बुक क्या है? बुक जो है ना ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो कि जर्मन्स के लिए यूज़ की जाती थी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर। डेरोगेटरी कहते हैं कि जब आप गुस्से में किसी का उल्टा नाम रखते हैं या उसको किसी और नाम से पुकारें जो कि आप गुस्से में उसे कहते हो, तो उसको कहते हैं बोग। तो जर्मन्स को ना वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर बोक्स कहते थे। तो ये जर्मन्स यहाँ पे बोग का मतलब है। तो कहता है कि यकीनन अंकल वो जो बोग थे ना जर्मन्स थे जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, उनको हमारी हालत के बारे में सब कुछ पता था। ही हैड इट ऑन अस नाइसली। अच्छा, ही यहाँ पे फिर से वो बोग को कह रहा है। अब यहाँ पे बोग जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कलेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन है। यानी सारे जर्मन्स के लिए एक बोग का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ही का वर्ड है कि यानी वो जो बोग थे ना उनको हमारे ऊपर बर्तरी हासिल थी। यानी ऑनस्ट नाइसली का मतलब है कि यानी वो हमारे से जंग के अंदर काफ़ी आगे थे, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो इस तरह की एक सिचुएशन थी। अच्छा, तो थोड़ी देर वो पॉज लेता है और फिर सैडली और मतलब थोड़ा सा ना दुखी अंदाज के अंदर कहता है पुअर ओल्ड बिली, यानी बेचारा जो बिली था ना हमारा, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर कंपनी कमांडर यानी अंकल आप जानते होंगे कि वो हमारी कंपनी का ना मतलब सबसे बेस्ट कमांडर था। यानी हमारी एक कंपनी थी, मतलब आर्मी के कुछ लोगों का ग्रुप था और हमारे ग्रुप का एक कमांडर लीडर था, वो था बिली। अच्छा, दे गॉट हिम पुअर डेविल, यानी दे कौन? वही बॉक, यानी वो जो जर्मन्स थे उन्होंने हमारे उस कमांडर बिल को पकड़ लिया। पुअर डेविल, बेचारा वो जो डेविल था। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है ना, फ्रेज है पुअर डेविल, ये अगर कोई आम बंदा पढ़ेगा ना तो वो समझेगा कि यहाँ पे डेविल जो है दुश्मन को कहा जा रहा है, लेकिन ये जो पुअर टर्म ये जो पुअर डेविल की टर्म है ना ये यहाँ पे बिली के लिए यूज़ की गई है। ये एक ऐसी टर्म है जो कि मतलब ये ना एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि किसी के साथ सिंपथी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी पुअर डेविल यानी बेचारा
इंसान यानी हमारा बेचारा जो कमांडर था वो उन जर्मन्स के हाथ चढ़ गया। दैट लेफ्ट मी इन कमांड ऑफ द कंपनी। तो जब मतलब उन्होंने हमारे कमांडर यानी बिली को मार दिया तो वो जो कंपनी थी ना सारी वो मेरे पास आ गई, यानी उस कमांडर के बाद आगे मैं ही था जिसने कमांडर बनना था, इसलिए अब मैं उनका कमांडर था, यानी उन सब की कमांड जो थी ना वो मेरे हाथ में थी। आई सेंट रनर बैक टू आस्क इफ़ आई कुड मूव। तो जब मैं कमांडर बन गया उस कंपनी का तो मैंने ना अपने मतलब कंपनी में से एक बंदे को पीछे भेजा कि जाओ पूछ के आओ कि हम आगे जाएं या ना जाएं। रनर जो है ना ये मैसेंजर होता है जो कि मैसेज लेके जाता है आर्मी के अंदर। तो कहता है कि वेल हुआ ऐसे कि आई हैड हैड अ बिट ऑफ अ स्काउट ऑन माई ओन एंड फाउंड अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंच 500 yards टू द राइट। अच्छा, कहता है कि मैंने जब बंदा आगे भेजा ना तो मैंने इसलिए भेजा क्योंकि मैंने ना खुद से एक मिशन किया। स्काउट कहते हैं एक ऐसा मिशन जो कि जंग के दौरान किया जाता है जिसके अंदर ना आप दुश्मन की जो पोजीशन है उसको ढूंढते हैं, यानी दुश्मन का क्या वीक पॉइंट है, दुश्मन की क्या पोजीशन है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिससे बाद में आपको जंग के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी होती है। तो कहता मैंने भी ना अपनी तरफ से एक छोटी बहुत जो स्काउट थी ना वो चलाई, और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि उससे मुझे ये पता चला कि हमारे आगे ना यानी 500 यार्ड्स आगे, हमारे इस ट्रेंच के 500 यार्ड आगे ना राइट की तरफ एक ट्रेंच है, यानी ट्रेंच भी नहीं एक तरह की ट्रेंच है। अ सॉर्ट ऑफ ट्रेंच का मतलब है यानी वो टोटली ट्रेंच तो नहीं है लेकिन ट्रेंच की तरह की एक जगह है जो कि हमें मिली वहाँ पर कि हमारे आगे है। इसलिए मैंने अपना एक बंदा भेजा पीछे कमांडर ऑफिसर के पास कि वो पूछ के आए कि हम यहाँ से मूव करें या ना करें। अच्छा, तो फिर कहता है नॉट वट यू वुड कॉल अ ट्रेंच, यानी वो ट्रेंच तो नहीं थी लेकिन उसको हम ट्रेंच कह सकते हैं, मतलब वो ट्रेंच की तरह ही थी लेकिन ट्रेंच नहीं थी ऑफ कोर्स, यानी यकीनन, बट लेकिन कंपेयर टू दैट वुड, लेकिन जिस जगह हम प्रेजेंटली वहाँ पे खड़े थे ना उससे तो वो कई गुना अच्छी थी। वेल इट वॉज एब्सोल्युटली हाइड पार्क। हाइड पार्क जो है ना वो लंदन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है। तो कहता है कि अगर, और अब यहाँ पे ना वो कंपैरिजन कर रहा है दो ट्रेंचेस का, कौन सी, एक वो ट्रेंच जहाँ पे अभी प्रेजेंटली वो मौजूद है और दूसरी ट्रेंच जो कि उन्होंने 500 यार्ड्स के फासले पर आगे ढूंढी है। तो कहता है कि अभी जिस ट्रेंच के अंदर हमें है ना ये बहुत ही बेकार ट्रेंच है, और 500 यार्ड के फासले पर जो हमने ट्रेंच ढूंढी है ना वो पूरी तरह से ट्रेंच तो नहीं है लेकिन वो हमारी इस वाली ट्रेंच से बहुत ही बढ़िया है, यानी अगर उसको हम कंपेयर करें ना तो वो लंदन के हाइड पार्क की तरह है हमारे लिए। आई डिस्क्राइब द पोजीशन, यानी फिर कहता है कि मैंने ना अपनी जो पोजीशन थी वो अपने उस मैसेंजर के थ्रू ना कमांडर ऑफिसर को भेजी एंड आस्क्ड, और उससे पूछा कि इफ़ आई कुड गो देयर, यानी मैंने उसको बताया कि हमें ना 500 यार्ड के फासले पर एक ट्रेंच मिली है तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। माई मैन नेवर केम बैक, तो मेरा जो मैसेंजर था ना फौजी आर्मी वाला वो वापस ही नहीं आया मैसेज लेकर। आई वेटेड एन आवर, यानी मैंने 1 घंटे तक उसका इंतज़ार किया एंड सेंट अनदर मैन, और उसके पीछे एक और आदमी भेजा। ही वेंट वेस्ट टू, वो भी वेस्ट की तरफ चला गया और वापस नहीं आया। वेल आई वॉजंट गोइंग टू सेंड अ थर्ड, और अब तो मैं तीसरा आदमी बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला था, यानी पहले मैंने एक बंदा भेजा वो वापस नहीं आया, मैंने दूसरा भेजा वो भी वापस नहीं आया, तो अब मैं तीसरा बंदा नहीं भेजने वाला था। इट वॉज मर्डर, क्योंकि ये सरासर एक खून होना था, कत्ल होना था अगर मैं उसको भी भेजता, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो दोनों जो है वो भी मारे गए हैं। अच्छा, सो आई हैड टू डिसाइड, अब सिचुएशन ये थी कि मुझे खुद डिसाइड करना था कि मैं क्या करूं। वी हैड लॉस्ट अबाउट हाफ द कंपनी बाय दिस टाइम यू सी, यानी इतने टाइम के अंदर ना जब तक हम वहाँ पर ट्रेंच के अंदर बैठे हुए थे हमने आधी से ज़्यादा अपनी जो कंपनी थी ना, जो ग्रुप के लोग थे वो गवा दिए थे, यानी मर चुके थे। अब ज़्यादा देर और रहते तो हमने और लोगों को खो देना था। वेल देयर वर 3 थिंग्स आई कुड डू, यानी मेरे लिए ना वहाँ पर 3 चीज़ें थी एज अ कमांडर के मैं वहाँ पर कर सकता। कौन कौन सी? हैंग ऑन, या तो मैं वहीं पर रुका रहता, मूव टू दिस अदर ट्रेंच, या तो वो जो हमें 500 यार्ड आगे एक ट्रेंच मिली है, खंदक मिली है, वहाँ पर चले जाते हम लोग अगेंस्ट ऑर्डर्स, यानी अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के बगैर या उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए, और गो बैक माई सेल्फ एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, या फिर मैं ऐसे करता कि खुद वापस जाता अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास और उनको जाके सारी सिचुएशन बताता। तो मैंने इन तीनों में से क्या काम किया? आई मूव्ड, यानी मैं वहाँ से मतलब अगली ट्रेंच की तरफ चला गया, यानी इन तीनों कामों में से मैंने ये काम किया कि मैंने वो जो ट्रेंच नई ढूंढी थी ना वहाँ पर मैं चला गया और अपनी कंपनी को लेकर चला गया। एंड देन आई वेंट बैक टू द कमांडिंग ऑफिसर एंड टोल्ड हिम आई हैड मूव्ड,
और फिर यानी उसने कहा कि पहले मैं वहाँ ट्रेंच पर गया जो मैंने नई ढूंढी थी अपनी कंपनी को लेकर, उसके बाद वहाँ से मैं वापस गया अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास और जाकर उसको मैंने बताया कि भाई हम नई ट्रेंच में चले गए हैं। अच्छा, एंड देन आई वेंट बैक टू द कंपनी अगेन, और उसके बाद जब मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उसको बता दिया कि भाई हम नई ट्रेंच में चले गए हैं, तो फिर से मैं अपनी कंपनी में वापस आ गया। अच्छा, क्वाइटली। ये कहने के बाद फिर वो बड़े आराम से फिर से कहता है कि दैट वॉज व्हेन आई बिकेम 25। ये जब इंसिडेंट हुआ ना तो उस टाइम मैं 25 साल का हो गया। आई बिकेम का मतलब यानी मैं उस टाइम 25 साल का हो गया, और 35 या फिर 35 साल का, और 45 या फिर 45 साल का हो गया। यानी यहाँ पे इस इवेंट को बताने के बाद ना फिलिप ये प्रूव करना चाह रहा है कि मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ कि अपना जो डिसीजन है ना वो ले सकूँ। तो इसलिए मेरी जो जायदाद है जो मेरे फादर ने आपको आपकी कस्टडी में दी हुई है वो मुझे वापस दे दो। तो जेम्स उसके जवाब में कहता है रिकवरिंग हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। तो जेम्स जो होता है ना वो अब उसकी बातों में काफ़ी खो गया होता है, तो वो ना अपने आप को थोड़ा सा मतलब वापस असली दुनिया में लेकर आता है क्योंकि वो उसकी बातों में खो गया था, और कहता है ओह यस यस, हाँ ठीक है, मतलब ठीक किया तुमने। ही कफ्स ऑकवर्डली, फिर वो बड़े अजीब तरीके के साथ खांसता है। अच्छा, नो डाउट पॉइंट्स लाइक दैट फ्रिक्वेंटली क्रॉप अप इन द ट्रेंचेस। अच्छा, कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पॉइंट्स लाइक दैट, कि इस तरह की सूरत हाल या सिचुएशंस जो होती हैं ना फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर या ऑफन, क्रॉप अप यानी जंप अप, यानी आ जाती हैं इन द ट्रेंचेस, यानी जब एक आदमी ट्रेंचेस के अंदर, आर्मी के अंदर ना ट्रेंचेस के अंदर रहकर लड़ता है तो इस तरह की सिचुएशन जो होती हैं वो काफ़ी बार फेस हो जाती हैं। यानी वो यहाँ पे फिलिप को बताना चाह रहा है कि तुमने ये जो मुझे इंसिडेंट बताया है ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है, ऐसे होते रहते हैं आर्मी के अंदर हादसात या वाकयात। आई एम ग्लैड दैट यू डिड वेल आउट देयर, यानी मुझे खुशी है कि तुमने उस सिचुएशन के अंदर अच्छा जो काम है ना वो करके दिखाया। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है कि योर कॉलर वुड स्पीक काइंडली ऑफ यू, मुझे यकीन है कि तुम्हारा जो कर्नल है ना उसने भी तुम्हारे बारे में अच्छी बातें ही की होंगी। बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ करियर, लेकिन जब बात एक करियर चूज करने की आती है ना, फॉर यू नाउ, तुम्हारे लिए अब, दैट यू हैव लेफ्ट द आर्मी, कि तुमने आर्मी को छोड़ दिया है, और आर्मी को छोड़ने के बाद जब बात आती है तुम्हारे लिए कि तुम एक करियर चूज करो, माई एडवाइस इज नॉट ऑल टुगेदर टू बी डिस्पाइज्ड। तो मेरी जो नसीहत है ना तुम्हारे लिए वो कोई ऐसी नहीं है कि तुम उसको बुरा भला कहो। डिस्पाइज का मतलब होता है हकारत से देखना, यानी बुरा भला समझना या कहना। तो कहता है मेरी जो नसीहत है ना वो इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम उससे इनकार करो। योर फादर एविडेंटली थॉट सो, यानी तुम्हारा जो फादर था ना उसने एविडेंटली यानी क्लियरली थॉट सो, उसने साफ साफ ये चीज़ सोची होगी, और ही वुड नॉट हैव इंटरेस्टेड यू टू माई केयर, यानी तुम्हारा जो फादर था जब उसने तुम्हें मेरी कस्टडी में दिया और तुम्हारी जो जायदाद थी वो भी मेरी कस्टडी में दी, तो उसने ये सब कुछ सोच के ही किया होगा। यानी उसने तुम्हें मेरे हवाले करने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा। अच्छा, फिलिप कहता है माई फादर डिडेंट फोरसी दिस वार, यानी मेरे फादर ने जब आपको ये कस्टडी दी ना मेरी, तो मेरे फादर को इस जंग के बारे में, इस वॉर के बारे में नहीं पता था। फोरसी का मतलब होता है पहले ही देख लेना, पेशन गोई करना। तो यानी मेरे फादर को इस जंग के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था। अगर उनको पता होता तो वो पहले ये जायदाद वगैरह मुझे दे देते। तो जेम्स कहता है यस यस, हाँ ठीक है, बट लेकिन यू मेक टू मच ऑफ दिस वॉर, यानी हाँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया जंग में, लेकिन तुम अब इस जंग को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। ऑल यू यंग बॉयज सीम टू थिंक यू हैव कम बैक फ्रॉम फ्रांस टू टीच अस आवर बिजनेस, यानी तुम जैसे जितने भी जवान लड़के हो जो जंग से वापस आए हो, तो वो ये समझते हैं कि वो जंग से वापस आकर यहाँ पर हमें हमारा काम सिखाएंगे, हमारा बिजनेस सिखाएंगे, यानी कल के लौंडे सिखाएंगे हमें। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। यू विल फाइंड दैट इट इज़ यू हु विल हैव टू लर्न नॉट वी, यानी बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम हो जिसे सीखने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग। तो फिलिप कहता है आई एम क्वाइट प्रिपेयर टू लर्न, यानी मैं पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू, यानी दर हकीकत मैं तो सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देन वी कैन कंसिडर दैट सेटल, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बात यहाँ पे सेटल हो गई, यानी फैसला हो गया। तो फिलिप कहता है वेल वी हैव नॉट सेटल्ड येट व्हाट बिजनेस आई एम गोइंग टू लर्न। तो फिलिप कहता है नहीं अभी सेटल नहीं हुआ, अभी ये बात नहीं सेटल हुई कि मैं आर्मी छोड़ने के बाद कौन सा बिजनेस जो है वो आगे सीखूंगा।
तो जेम्स जो होता है वो कहता है आई डोंट थिंक दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यानी मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल बात है। आई प्रपोज टू टेक यू इनटू माय बिजनेस, यानी मेरा तो यही तुम्हारे लिए मशवरा है कि तुम्हें ना मैं अपने बिजनेस में ले लूँ, यानी जैम वाले बिजनेस में ले लूँ। यू विल स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ कोर्स, यानी यकीनन तुम शुरू से शुरू करोगे बिजनेस में आने के बाद, बट लेकिन इट विल बी अ स्प्लेंडेड ओपनिंग फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक शानदार आगाज़ होगा, बहुत ही मतलब स्प्लेंडेड ओपनिंग होगी तुम्हारे लिए। तो फिलिप जो होता है ना थॉटफुली वो सोचते हुए कहता है आई सी, अच्छा सो यू हैव डिसाइडेड इट फॉर मी, अच्छा अंकल जेम्स क्या आपने फिर मेरे लिए यही बिज़नेस डिसाइड किया है, द जैम बिज़नेस, यानी जो आपका जैम का बिज़नेस है आपने मेरे लिए ये डिसाइड किया है। तो जेम्स आगे से कहता है इफ़ यू न्यू विच साइड योर ब्रेड वॉज बटर्ड, कहता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि तुम जो ब्रेड खा रहे हो उसकी किस साइड के ऊपर बटर लगा है, इट वुड अपील टू यू वेरी कंसिडरेबली, तो वो जो ब्रेड है ना वो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा देगी। कंसिडरेबली का मतलब है पूरी शिद्दत के साथ, यानी जितना हो सके उतना। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जेम्स जो है ना वो कहना चाह रहा है कि अगर एक इंसान जो है ना उसको अपनी लाइफ के अंदर अपना गोल पता हो ना तो वो उसको अचीव करने में ज़्यादा कामयाब होता है। यानी एक आदमी जो है उसको अपने गोल का ही नहीं पता या उसको पता ही नहीं मैंने आगे क्या करना है, तो उसके लिए आगे चलना या करियर चूज़ करना मुश्किल होगा। लेकिन जब कि मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि तुम जैम बिज़नेस स्टार्ट करो, यानी तुम्हें पता है कि तुमने आगे क्या करना है, तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा आसान होगा। यानी उसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो फिलिप आगे से कहता है आई एम अफ्रेड आई कांट सी द बटर फॉर द जैम, तो यहाँ पे ना वो अब जोक कर रहा है, यानी उसके साथ मजाक कर रहा है फिलिप, क्योंकि जेम्स ने तो मतलब एक वाइज एक समझदार आदमी वाली एग्जाम्पल यहाँ पे सेट की, लेकिन फिलिप जो है वो उसकी इस एग्जाम्पल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर जैम के लिए कोई भी बटर नज़र नहीं आ रही, यानी अंकल जेम्स मुझे डर है कि मुझे आपके इस जैम के लिए कोई भी बटर नज़र नहीं आ रही। तो जेम्स आगे से कहता है आई डोंट वॉन्ट एनी सिली जॉक्स ऑफ दैट सॉर्ट, यानी मैं इस तरह के कोई भी पागलों वाले जो लतीफ़े हैं ना जॉक्स जो हैं वो अब नहीं सुनना चाहता। यू वर ग्लैड इनफ टू गेट इट आउट देयर आई हैव नो डाउट, तो इस लाइन का मतलब है कि जब कहा ना कि अंकल जेम्स, यानी उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंकल जेम्स मुझे आपके जैम के लिए ना बटर जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो उसके जवाब में यहाँ पे ना जो जेम्स है वो कह रहा है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब तुम आर्मी में होगे तब तो तुम्हें जैम के लिए बटर अच्छी खासी नज़र आ जाती होगी, और अब तुम नखरे कर रहे हो कि तुम्हें ये बटर नज़र नहीं आ रही। इस लाइन का ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन अगर मैं इसका वैसे आपको इसका जो मतलब प्रैग्मेटिक मीनिंग होगा ना, जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस होगा वो ये होगा कि जेम्स जो है ना वो यहाँ पे उसको ये कहना चाह रहा है कि तुम इसलिए नखरे कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी मतलब पता नहीं है कि तुम क्या चीज़ जो है वो पीछे छोड़ रहे हो। यानी जब तुम कोई प्रोफेशन या करियर चूज़ कर लोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि करियर की अहमियत क्या होती है। यानी अभी अभी तुम आर्मी से होकर आए हो और मतलब वो जो आर्मी वाला मतलब बहादुरों वाले जो काम होते हैं वो तुम सारे करके आए हो, इसलिए तुम्हें इस चीज़ की अहमियत नहीं पता चल रही। तो फिलिप आगे से कहता है ओह यस, हाँ हाँ अंकल, परहैप्स गुड अंकल जेम्स, यानी हाँ अंकल जेम्स ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि आर्मी के अंदर ना मुझे जैम के लिए बटर अच्छी तरह से नज़र आ जाता था, लेकिन मुझे अब जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। यू मस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स, यानी अंकल जेम्स आपको ना मेरे लिए किसी और करियर के बारे में सोचना होगा। तो जेम्स जो होता है ना विद अ स्नीयर, वो हकारत के साथ, यानी मतलब अगले बंदे को छोटा समझते हुए ना इस तरह की इस सेंस के साथ उसको कहता है परहैप्स शायद यू हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स, यानी फिलिप ने कहा कि अंकल जेम्स आपको मेरे लिए कुछ और करियर सोचना होगा। तो जेम्स उसके जवाब में उससे सवाल पूछता है कि क्या तुमने अपने लिए कोई और करियर सोच के रखा है, यानी मैंने तो तुम्हें सजेस्ट किया कि जैम के बिजनेस में आ जाओ, लेकिन क्या तुम किसी और करियर में जाना चाहते हो, कौन सा है वो करियर। तो फिलिप आगे से कहता है वेल आई हैड सम आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्किटेक्ट, यानी मेरे दिमाग में ये है कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। तो जेम्स जो होता है वो कहता है यू प्रपोज टू स्टार्ट लर्निंग टू बी एन आर्किटेक्ट एट 23। तो जेम्स कहता है कि अच्छा तुम जो हो वो 23 साल की उम्र में जाके आर्किटेक्ट जो करियर है वो चूज़ करके मतलब उसको सीखना चाहते हो, आर्किटेक्चर सीखना चाहते हो। तो फिलिप जो होता है ना स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कहता है
वेल आई कुड नॉट स्टार्ट बिफोर कुड आई, यानी हाँ अंकल जेम्स, मैं 23 साल की उम्र में आकर आर्किटेक्चर जो है ना वो सीखना चाहता हूँ, क्योंकि 23 साल से पहले तो मैं जा नहीं सकता, पास्ट में जाकर तो मैं सीख नहीं सकता, तो मुझे अब 23 साल की उम्र में ही सीखना होगा। कुड आई, क्या मैं सीख सकता हूँ 23 साल से पहले? नहीं ना, तो फिर 23 साल से पहले मतलब 23 साल की उम्र में ही सीखना पड़ेगा मुझे। तो जेम्स आगे से कहता है एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, एंड नाउ यू विल फाइंड इट्स टू लेट, यानी जेम्स कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और अब तुम्हें जाके पता चलेगा कि तुमने कितनी देर कर दी है ये करियर जो है चूज़ करने में, क्योंकि इसमें मतलब पैसे कमाने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो फिलिप जो है ना वो आगे से कहता है इज़ इट, क्या ऐसा है, मतलब क्या ऐसा है कि मैंने देर कर दी है? आर नॉट देयर गोइंग टू बी एनी मोर आर्किटेक्ट्स और डॉक्टर्स और सोलिसाइटर्स और बैरिस्टर्स? तो फिलिप जो है ना वो थोड़ा सा अब जनरल बात कर रहा है, कि कहता है कि आप कह रहे हैं कि मैंने देर कर दी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जो जंग हुई है, जंग के बाद दुनिया के अंदर कोई भी आर्किटेक्ट नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई सोलिसाइटर और बैरिस्टर नहीं होगा? सोलिसाइटर और बैरिस्टर जो है ना ये लॉयर्स की ही आगे ब्रांचेस हैं। बैरिस्टर और लॉयर जो है ना इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सोलिसाइटर और बैरिस्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि सोलिसाइटर जो होता है ना वो आपको कोर्ट के केसेस के लिए एडवाइस दे सकता है, लेकिन कभी कभार वो आपको मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, लेकिन हर बार नहीं। लेकिन बैरिस्टर जो होता है वो आपको हर बार कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ लॉयर। तो ये यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा, फिर कहता है बिकॉज वी हैव ऑल लॉस्ट 4 years ऑफ आवर लाइव्स आर ऑल द प्रोफेशंस गोइंग टू डाई आउट? तो आगे से फिलिप जेम्स से कहता है कि क्योंकि हमने 4 साल आर्मी के अंदर गुजार दिए हैं, जंग के अंदर गुजार दिए हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी पेशे हैं, वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं? तो जेम्स आगे से कहता है एंड हाउ ओल्ड डू यू सपोज यू विल बी बिफोर यू आर अर्निंग मनी एज एन आर्किटेक्ट? तो इसके जवाब में जेम्स कहता है कि और मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम एज एन आर्किटेक्ट, यानी एक आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बन जाओगे और पैसे कमा रहे होगे, तो तब तुम्हारी एज क्या होगी? ये यहाँ पे वो उससे पूछ रहा है। तो फिलिप उसके जवाब में कहता है द यूजुअल टाइम वट एवर दैट मे बी, यानी मेरी जो एज होगी वो आम होगी, मामूली होगी, जो कि दूसरे आदमी की होती है जब वो आर्किटेक्ट बनते हैं। वट एवर दैट मे बी, और वो कोई भी एज हो सकती है, यानी हो सकता है मैं आज से 4 साल बाद सीख जाऊँ आर्किटेक्ट, अगर मैं आज सीखना शुरू करूँ, या 6 साल बाद सीख जाऊँ, तो वो आम सी बात है, यानी मुझे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना एक आम बंदे को आर्किटेक्चर सीखने में लगता है। इफ़ आई एम 4 years बिहाइंड सो इज़ एवरीबडी एल्स, यानी वही बात कि अगर मैं यहाँ पर आज 4 साल मुझे लगेंगे ना आर्किटेक्चर सीखने में, यानी मैं 4 साल अगर पीछे हूँ, तो अगर कोई दूसरा जो आदमी है या लड़का है जिसने अभी अभी आर्मी को छोड़ा है और वो भी आर्किटेक्चर सीखना चाहता है, तो वो भी मेरी तरह 4 साल पीछे है। तो फ़र्क क्या हुआ? मतलब फ़र्क तो कोई नहीं है ना, मैं भी 4 साल पीछे हूँ तो वो भी 4 साल पीछे है। तो जेम्स कहता है वेल आई थिंक इट्स हाई टाइम यू बिगिन टू अर्न अ लिविंग एट वंस। तो जेम्स कहता है कि मुझे लगता है कि ये ना तुम्हारी लाइफ का वो वाला टाइम है जिसमें तुम्हें अब मतलब कमा रहे होना चाहिए, ना कि तुम्हें कोई प्रोफेशनल जो है ना उसको सीखना चाहिए, बल्कि तुम्हें अब पैसे कमा रहे होना चाहिए। हाई टाइम का मतलब है कि पीक टाइम, जिसमें तुम्हें पैसे अर्न करना चाहिए, ना कि पैसे अर्न करने के लिए कोई प्रोफेशन जो है वो सीखना चाहिए। तो फिलिप आगे से कहता है लुक हियर अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स मेरी बात सुनो, डू यू रियली थिंक दैट यू कैन ट्रीट मी लाइक अ बॉय हु जस्ट लेफ्ट स्कूल? तो अब फिलिप थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वो कहता है कि अंकल जेम्स, क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे एक ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो अभी अभी स्कूल छोड़ के आया हो? डू यू थिंक 4 years एट द फ्रंट हैव मेड नो डिफरेंस एट ऑल? क्या आपको लगता है कि मैंने जो 4 साल वहाँ पे लगाए हैं, जंग करके आया हूँ मैं, तो उनसे मतलब मेरे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, या वो मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करते, मुझे उससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला? क्या आपको ऐसा लगता है? तो जेम्स जो है ना वो कहता है इफ़ देयर हैड बीन एनी डिफरेंसेस, यानी अगर तुम्हें उस 4 साल की जंग से कोई भी फ़ायदा हुआ होता ना, आई शुड हैव एक्सपेक्टेड, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता था कि इट टू टेक द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज्ड रेडनेस टू ओबे ऑर्डर्स। तो इससे क्या होना था कि मैं समझता हूँ कि अगर उस 4 साल ने तुम्हें कोई भी मतलब फ़र्क डाला है ना, तो मैं समझता हूँ कि उससे क्या होना था कि तुम्हारी जो हुक्म मानने की जो मतलब जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ जानी थी, और किसी की अथॉरिटी जो है उसको भी पहचानने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जानी थी। यानी तुमने लोगों का हुक्म भी ज़्यादा मानना था, और लोगों की जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, उसको भी बहुत जल्दी पहचान लेना था। यानी अगर कोई तुमसे बड़ा तुमसे बात कर रहा है तो तुमने उसकी रिस्पेक्ट करनी थी, यानी उसकी अथॉरिटी को रिकग्नाइज बहुत जल्दी कर लेना था। अगर इन 4 सालों ने तुम पे कोई फ़र्क डाला होता तो
ये यहाँ पे वो कहता है। तो फिलिप जो होता है ना रिग्रेटफुली यानी उसकी बात से ना डिसएग्रीनेस शो करते हुए कहता है यू आर एविडेंटली डिटर्मिन्ड टू हैव अ रो। तो फिलिप कहता है कि अंकल जेम्स यू आर एविडेंटली यानी आप ना साफ साफ तौर पर आपको देखकर लग रहा है कि आप फैसला करके आए हैं कि आप मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई करेंगे। रो यानी झगड़ा। Perhaps यानी शायद आई हैड बेटर टेल यू वंस यानी शायद मेरे लिए ठीक होगा कि मैं आपको एक बार बता दूं एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है यानी कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से बता दूं दैट के आई रिफ्यूज टू गो इनटू द टर्निप एंड वेजिटेबल मैरो बिजनेस कि मैं ना आपके वो मतलब शलजम और सब्जियों वाला जो बिजनेस है उसको एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। ये जो वेजिटेबल मैरो है ना ये भी एक वेजिटेबल का नेम है यानी ये भी एक वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है, उसका नेम है। तो कहता है मैं उस आपके वो जो सब्जियों वाला बिजनेस है उसमें जाने से इनकार करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो वो यहाँ पे जो जेम्स था वो बता रहा था कि मेरा बिजनेस जैम का है, तो यहाँ पे फिलिप कह रहा है कि मैं आपके टर्निप और वेजिटेबल मैरो के बिजनेस में जाने से इनकार कर रहा हूँ। तो ये लिटरल मीनिंग नहीं है, ये यहाँ पे वो सार्केस्टिक होते हुए यानी जिस तरह से हम किसी का मजाक उड़ाते हुए या उसको बुरा भला कहने के लिए उसकी चीज़ का नेम चेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी वो जैम के बिजनेस का नेम जो है वो टर्निप और वेजिटेबल मैरो के बिजनेस से चेंज करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कौन? फिलिप। तो जेम्स जो होता है ना थम्बिंग द टेबल एंग्रीली यानी टेबल के ऊपर ना जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है एंड परहैप्स और शायद आई वुड बेटर टेल यू यानी मैं तुम्हें ये बता दूं सर के वंस एंड फॉर ऑल पूरी तरह से दैट के आई डोंट प्रपोज टू अलाउ रूडनेस फ्रॉम एन इम्पर्टिनेंट यंग पपी। तो कहता है कि सर मैं भी आपको ना पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम जैसे एक नौजवान पपी जो कि बदतमीज़ है उससे ना इस तरह की जो बदतमीज़ी है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये वो यहाँ पे कहता है। तो फिलिप जो होता है ना रेमिसेंटली का मतलब है कुछ याद करते हुए, वो याद करते हुए कहता है आई रिमेंबर अनोइंग आवर ब्रिगेडियर वंस। तो वो कहता है कि अंकल जेम्स मुझे याद आया मैंने ना अपने ब्रिगेडियर को ना एक बार गुस्सा दिलाया था। ही वॉज कवर्ड विद रेड यानी उसका चेहरा लाल हो गया था, हैड अ वेरी रेड फेस, चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अबाउट 20 मेडल्स और उसके 20 मेडल्स लगे हुए थे यानी उसका इतना हाई रैंक था जिसको मैंने गुस्सा दिलाया था। एंड अ कोल्ड ब्लू आई और उसकी इमोशनलेस आईज थी यानी वो एक सख्त दिल था, उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कभी आंसू ही नहीं आए उसकी आंखों में। He told me how angry he was for about 5 minutes while I stood to attention यानी उसने ना मुझे जब मैं 5 मिनट के लिए ना वहाँ पर अटेंशन में खड़ा रहा यानी सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहा क्योंकि उसने मुझे स्ट्रेट खड़ा किया हुआ था, तो उन 5 मिनटों में ना उसने मुझे डिस्क्राइब किया यानी उसने मुझे बताया कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा है। आई एम अफ्रेड मुझे डर है कि यू आर नॉट कि आप नहीं हैं नियरली करीब भी सो इम्प्रेसिव कि इतने ज़्यादा अच्छे अंकल जेम्स। यानी वो कहता है कि अंकल जेम्स मैंने अपने जो उस ब्रिगेडियर को गुस्सा दिलाया था उसने मुझे जो 5 मिनट तक मुझे बताया था ना कि वो कितना गुस्सा है, तो मुझे डर है कि आप मेरे उस ब्रिगेडियर की तरह या उस ब्रिगेडियर जितना गुस्सा नहीं होंगे। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि अंकल जेम्स अपना ये गुस्सा मुझे मत दिखाओ क्योंकि आपसे भी ज़्यादा गुस्से वाला जो ब्रिगेडियर है ना मैंने उसका भी गुस्सा बर्दाश्त किया हुआ है, तो आपका ये जो गुस्सा है ना एंग्रीनेस है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मेरे सामने एंग्री बर्ड बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। तो जेम्स जो है ना वो आगे से कहता है रेदर अपसेट यानी अपसेट होने की बजाय ना मतलब अब होना तो ये चाहिए था कि उसको गुस्सा आता, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं शो करता। वो कहता है ओह अच्छा रिकवरिंग हिमसेल्फ यानी अपने आप को वो संभालते हुए यानी अपने होशो हवास में आते हुए कहता है फॉर्चुनेटली आई हैव अदर मीन्स ऑफ इम्प्रेसिंग यू। अच्छा तो जेम्स कहता है कि अच्छा तो मेरा गुस्सा जो है वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर रहा, तो ठीक है मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें जो कि तुम्हें इम्प्रेस करेंगी। द पावर ऑफ द पर्स गोज अ लॉन्ग वे इन दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया में पैसे की ताकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है यानी पैसा कुछ भी करवाता है। आई प्रपोज टू यूज़ इट तो मैं जो हूँ ना वो अब उस पैसे को यूज़ करने जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे वो उसको धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पैसे मेरे पास है और मैं उस पैसे को यूज़ करूँगा। यूज़ कैसे करूँगा कि तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर मैं देखूँगा तुम कौन सा काम करते हो। तो फिलिप जो है ना वो कहता है आई सी अच्छा तो अंकल आप ये करेंगे, यस ठीक है। दैट्स रादर ऑकवर्ड यानी ये अजीब तो है, इजंट इट क्या ये अजीब नहीं अंकल जेम्स। तो जेम्स जो है ना प्लीजेंटली वो बड़े खुश होते हुए कहता है क्योंकि वो समझ रहा है कि मतलब ये जो फिलिप है ये मेरे नीचे लग रहा है कि मतलब ये डाउन हो रहा है और ये थोड़ा सा नरम हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड। हाँ फिलिप तुम्हें बहुत जल्द ना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब तो लगेगा क्योंकि जब मैं तुम्हारे पैसे रोक लूँगा। तो फिलिप जो है ना थॉटफुली वो फिर से सोचते हुए कहता है यस हाँ ठीक कहा आपने। With an amused laugh, James settled down
to his paper as if the interview were over। फिर जो जेम्स होता है ना वो मतलब एक अम्यूज यानी हंसते हुए ना मतलब अगले बंदे को हंसाते हुए हंसता है और वो पेपर जो होता है उसके हाथ में वो लेकर ना वहाँ पर बैठ जाता है और ऐसे शो करवाता है कि जैसे इंटरव्यू ओवर हो गया। अच्छा, तो फिलिप जो होता है ना टू हिमसेल्फ वो अपने आप से कहता है, फिलिप कहता है आई सपोज आई शैल हैव टू थिंक ऑफ अनदर आर्गुमेंट, यानी मुझे लगता है कि मुझे ना आपसे बहस करने के लिए कोई और वजह जो है वो ढूंढनी होगी। ही टेक्स आउट अ रिवॉल्वर फ्रॉम हिज पॉकेट, वो अपनी पॉकेट में से रिवॉल्वर निकालता है एंड फॉन्डल्स इट अफेक्शनेटली, और बड़े प्यार से उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे फिलिप जो है वो अपना मतलब जो है ना वो अपना मतलब खेल शुरू करेगा। तो जेम्स जो है ना जैसे उसने देखा लुकिंग अप सडनली एज ही इज डूइंग दिस, यानी जब उसने देखा कि ये फिलिप जो है ये क्या कर रहा है यानी रिवॉल्वर के साथ खेल रहा है, तो उसने ऊपर देखते हुए अचानक क्या किया कि अमेज्ड यानी वो हैरान हो गया और कहता है व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, यानी ऐ मेरे खुदा ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिलिप जो है ना वो कहता है सॉवनर फ्रॉम फ्रांस, सॉवनर कहते हैं निशानी, यानी जो कि किसी जगह की निशानी हो। तो फिलिप कहता है कि जब मैं फ्रांस में था ना तो ये मेरे पास जो पिस्टल है ना ये मेरी फ्रांस की निशानी है, यानी फ्रांस में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये फ्रांस की मेरी एक निशानी है। डू यू नो अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स क्या आप जानते हैं दैट दिस रिवॉल्वर हैज़ किल्ड अबाउट 20 जर्मन्स, यानी अंकल जेम्स क्या आपको पता है कि इस रिवॉल्वर ने 20 जर्मन्स को मारा है। तो जेम्स जो होता है ना शॉर्टली यानी वो बड़ी तेज़ी के साथ कहता है ओह अच्छा, वेल डोंट गो प्लेइंग अबाउट विद इट हियर, यानी इस रिवॉल्वर के साथ यहाँ पर मत खेलो और यू विल बी किलिंग इंग्लिशमैन बिफोर यू नो वेयर यू आर। तुम कह रहे हो कि तुमने 20 जर्मन्स को मारा है, तो इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ पे हो तुम यहाँ पर एक इंग्लिशमैन को भी मार दो, यानी वो अपनी बात कर रहा है कि मतलब इसके साथ इस तरह से मत खेलो, ऐसा ना हो कि तुम मुझे भी गोली मार दो। तो फिलिप जो है ना वो कहता है वेल यू नेवर नो, यानी अंकल जेम्स हमें क्या पता कि गोली कब चल जाए। ही रेजेस इट लेजरली एंड पॉइंट्स इट एट हिज अंकल, यानी वो बड़े ना प्यार के साथ, लेजरली का मतलब है बड़े सुकून के साथ, जैसे ना मतलब वो ऐसे शो करवाता है जैसे कि उसको पिस्टल के बारे में सब कुछ पता है, और बड़ी फुर्सत के साथ ना वो उसको ऊपर उठाता है और अंकल जेम्स की तरफ उसको पॉइंट कर देता है। तो वो कहता है इट्स अ नाइस लिटिल वेपन, यानी ये एक बहुत ही प्यारा छोटा सा एक हथियार है। तो जेम्स जो होता है ना एंग्रीली वो गुस्से से कहता है पुट इट डाउन सर, यानी इसको नीचे करो सर, you ought to have grown out of monkey tricks like that in army, यानी आर्मी के अंदर तो तुम्हें ये जो बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं इनसे बाज आ जाना चाहिए था। ग्रोन आउट का मतलब है यानी इनको छोड़ देना चाहिए था, तुम अभी भी ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, यानी ये जोकरों वाले काम कर रहे हो। You ought to know better than to point an unloaded revolver at anybody, यानी you ought to know better, यानी तुम्हें ना किसी आदमी के पास इस तरह से एक अनलोडेड जो रिवॉल्वर है उसको किसी आदमी की तरफ करने से पहले ना उस आदमी को बेहतर तौर पर जान लेना चाहिए, या फिर उस पिस्टल को बेहतर तौर पर जान लेना चाहिए जो कि अनलोडेड है और जिसको तुम किसी आदमी की तरफ पॉइंट कर रहे हो। ये वो यहाँ पे कहता है। फिर कहता है दैट्स द वे एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन, क्योंकि इसी तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी इसी तरह से एक्सीडेंट होता है कि किसी ने ऐसे मतलब किसी की तरफ पॉइंट किया रिवॉल्वर और अचानक गोली चल गई। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है नॉट व्हेन यू हैव बीन ऑन अ रिवॉल्वर कोर्स एंड नो ऑल अबाउट इट, यानी फिलिप कहता है कि नहीं नहीं अंकल जेम्स डरे नहीं, जब एक बंदा रिवॉल्वर के बारे में सीख रहा हो, रिवॉल्वर कोर्स का मतलब है यानी रिवॉल्वर चलाने का जो कोर्स है वो कर रहा हो और उसको उस रिवॉल्वर के बारे में सब कुछ पता हो, तब ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते। बिसाइड्स इट इज़ लॉडेड, और उसके अलावा ये रिवॉल्वर जो है ये लोडेड भी है, यानी अंकल जेम्स ऊपर समझ रहा था कि ये अनलोडेड रिवॉल्वर है, लेकिन यहाँ पे फिलिप ने उसकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दी। वो कहता है भाई ये रिवॉल्वर लोडेड है, यानी गलती से चल गया ना तो गोली लग जाएगी। तो जेम्स जो होता है ना वेरी एंग्री बिकॉज ही इज फ्राइटेंड सडनली, तो जैसे ही उसने ये बात सुनी कि ये लोडेड है तो वो मतलब अचानक गुस्से में आ गया और बहुत ज़्यादा वो डर गया। तो वो कहता है पुट इट डाउन एट वंस सर, यानी जल्दी से इसको नीचे करो जनाब। फिलिप टर्न्स इट अवे फ्रॉम हिम एंड एग्जामिन्स इट केयरलेसली, तो फिलिप जो होता है ना वो उस रिवॉल्वर को अंकल जेम्स से साइड पे कर लेता है और उसको ना बड़े लापरवाही के साथ ना उसको जांचता है, एग्जामिन करता है, यानी उसका मुआयना करता है। व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी फिलिप तुम्हें क्या हो गया है, हैव यू गॉन मैड सडनली, क्या अचानक तुम पागल हो गए हो। तो फिलिप जो होता है ना माइल्डली बड़ी मतलब धीमी आवाज के अंदर कहता है आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन इट, यानी मुझे तो लगा था कि आपको मतलब ये चीज़ पसंद आएगी। इंटरेस्टेड का मतलब है कि यानी आप इसके अंदर क्यूरोसिटी दिखाएंगे कि मैं आपको इस तरह से रिवॉल्वर दिखाऊंगा और आप मेरे से सवाल जवाब करेंगे, तो आप तो डर रहे हैं यहाँ पे। इट्स शूट सच अ लॉट ऑफ जर्मन्स, यानी इसने बहुत सारे जर्मन्स को मारा है इस रिवॉल्वर ने। तो जेम्स जो है ना वो कहता है वेल इट वॉन्ट टू शूट एनी मोर,
यानी बात ऐसी है कि ये जो तुम्हारा रिवॉल्वर है ना बेटा, ये अब किसी को शूट नहीं करना चाहता, एंड द सूनर यू रिड ऑफ इट द बेटर, और जितनी जल्दी तुम इसको अपनी पॉकेट में रख लो या साइड पे कर लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और हमारे लिए यानी हम सब के लिए अच्छा होगा। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है आई वंडर, यानी ये बड़ी हैरानी की बात है, डज इट एवर अकर टू यू अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट के देयर आर अबाउट 100,000 पीपल इन इंग्लैंड हु ओन रिवॉल्वर्स, यानी इंग्लैंड के अंदर ना 100,000 यानी 1 लाख ऐसे लोग हैं जो के रिवॉल्वर रखते हैं, जिनके पास रिवॉल्वर है, हु आर क्वाइट अकस्टम्ड टू देम, और जिनको ये अच्छी तरह से चलाना भी आता है, यानी जो कि इसको इससे अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, एंड और हु हैव नोबडी टू प्रैक्टिस ऑन नाउ, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा मतलब नहीं है जिसके ऊपर वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें यानी चला सकें। यानी वो कहता है कि इंग्लैंड के अंदर ना 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास रिवॉल्वर है और उनको चलाना भी आता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो जेम्स के जवाब में कहता है नो सर इट सर्टनली डज नॉट। तो जेम्स कहता है कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मतलब 1 लाख लोगों के पास रिवॉल्वर हो और वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिलिप जो होता है ना थॉटफुली वो सोचते हुए कहता है आई वंडर इफ इट विल मेक एनी डिफरेंस। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है कि आई वंडर, यानी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा। यू नो वन गेट्स सो यूज टू पॉटिंग एट पीपल, के कहता है कि एक बंदा जो है ना वो लोगों की तरफ रिवॉल्वर करने में इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि इट्स रादर डिफ़िकल्ट टू रियलाइज सडनली दैट वन ऑट नॉट टू, कि उस बंदे के लिए ये चीज़ समझना या मतलब सोचना मुश्किल हो जाता है कि उसको अचानक जो है ना वो किसी के ऊपर बंदूक नहीं ताननी। यानी एक बंदा जो है वो आर्मी के अंदर बंदूक चलाता रहा है, रिवॉल्वर चलाता रहा है, और वो इस चीज़ का इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गया, इतना ज़्यादा आदी हो गया है कि अब उसको ना ये चीज़ समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि अचानक किसी बंदे के ऊपर इस तरह से गन जो है वो नहीं तानते। तो जेम्स जो है ना वो कहता है गेटिंग अप, उठते हुए कहता है आई डोंट नो व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस टूमफोलरी इज इफ इट हैज़ वन, यानी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस सब मतलब नाटक का क्या मकसद है, अगर इसका कोई मकसद भी है तो मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद है, बट लेकिन यू अंडरस्टैंड दैट आई एक्सपेक्ट यू टू कम टू द ऑफिस विद मी टमोरो एट 9 o'clock। कहता है कि लेकिन तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम ना ठीक 9 बजे ना मेरे ऑफिस आ जाओ, यानी एक्सपेक्ट यू टू कम टू द ऑफिस, यानी 9 बजे मेरे ऑफिस आ जाओ। काइंडली सी दैट यू आर पंक्चुअल, यानी ध्यान रखना कि तुम वक्त की पाबंदी करना, यानी मैंने 9 बजे कहा है तो ठीक 9 बजे आना है सुबह। ही टर्न्स टू गो, तो इतने में वो जाने वाला होता है ऑन जेम्स। तो फिलिप जो होता है ना सॉफ्टली वो बड़े प्यार से कहता है अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स कहाँ जा रहे हैं आप। तो जेम्स जो होता है ना ओवर हिज शोल्डर, यानी वो अपने अभी ना अपने शोल्डर तक उसका जो मतलब फेस होता है ना वो टर्न करता है और वो कहता है आई हैव नो मोर, यानी अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मतलब वो ये लाइन कहने वाला होता है कि फिलिप जो होता है ना इन हिज पैरेड वॉइस, वो अपनी आर्मी वाली उस पैरेड करने वाली वॉइस के अंदर कहता है डैम इट सर स्टैंड टू अटेंशन व्हेन यू टॉक टू एन ऑफिसर, यानी डैम इट सर, यानी तुम्हें समझ नहीं आ रही जनाब, स्टैंड टू अटेंशन यानी सीधे खड़े हो, व्हेन यू टॉक टू एन ऑफिसर, जब एक ऑफिसर से बात कर रहे हो तो सीधे खड़े हो। तो जेम्स इंस्टिंक्टिवली टर्न्स अराउंड एंड स्टिफन्स हिमसेल्फ। तो जैसे ही जेम्स ये बात सुनता है तो इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है कि जब जैसे ही आपको कोई खतरा या कोई मतलब ब्रेन से सिग्नल मिलता है तो वैसे ही आपकी बॉडी उसी टाइम मूव करती है। जिस तरह से आप आग के पास हाथ करते हैं ना, तो आपको अगर नहीं भी होश ना तो आपका माइंड जो है वो सिग्नल भेजेगा और आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंस्टिंक्टिवली का मतलब है कि जेम्स अगर नहीं भी चाहता था ना फिर भी वो मुड़ता है और सीधा खड़ा हो जाता है। तो फिलिप कहता है दैट्स बेटर, यानी ये बढ़िया है। यू कैन सिट डाउन इफ़ यू लाइक, यानी अंकल जेम्स अगर आप बैठना चाहते हो तो आप बैठ जाए। ही मोशंस जेम्स टू हिज चेयर विद अ रिवॉल्वर, फिर वो अपने रिवॉल्वर के साथ ना अंकल जेम्स को चेयर की तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे बैठ जाए। तो जेम्स जो होता है ना गोइंग नर्वसली टू हिज चेयर, जेम्स जो होता है ना वो अपनी चेयर की तरफ नर्वसली जा रहा होता है और वो कहता है व्हाट डज दिस ब्लफ मीन, यानी ब्लफ का मतलब होता है धौंस जमाना, यानी ये जो तुम मेरे ऊपर धौंस जमा रहे हो उसका क्या मतलब है। तो फिलिप जो होता है वो कहता है इट इजंट ब्लफ, यानी ये कोई मैं धौंस नहीं जमा रहा आपके ऊपर, इट्स क्वाइट सीरियस, यानी मैं सीरियस हूँ। पॉइंटिंग द रिवॉल्वर एट हिज अंकल, फिर से वो अपने अंकल की तरफ पॉइंट करता है रिवॉल्वर को और कहता है डू सिट डाउन, यानी मैंने आपको कहा ना कि बैठ जाओ यहाँ पे। तो जेम्स जो होता है ना सिटिंग डाउन बैठते हुए कहता है थ्रेट्स, हाँ अच्छा तो तुम मुझे डरा रहे हो।
तो फिलिप जो होता है वो कहता है परसुएशन, यानी मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको किसी बात की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। परसुएशन का मतलब है परस्यूड करना, किसी को किसी बात के लिए मनाना या किसी काम के लिए कायल करना। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, अच्छा तो तुम मुझे मतलब रिवॉल्वर दिखाकर कायल करना चाहते हो, अपनी बातों के लिए मनाना चाहते हो। यू सेटल योर आर्गूमेंट्स बाय फोर्स, यानी तुम अपनी बात फोर्स के जरिए मनवाना चाहते हो। गुड हेवंस सर, यानी ऐ मेरे खुदा सर, बात ऐसे है कि दिस इज जस्ट वेरी थिंग दैट वी वर फाइटिंग टू पुट डाउन, यानी ये वही बात तुम शुरू कर रहे हो या वही काम शुरू कर रहे हो जिसके ऊपर हम झगड़ा कर रहे थे। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है वी वर फाइटिंग, क्या हम झगड़ा कर रहे थे? वी अच्छा हम झगड़ा कर रहे थे, यानी अब उसको हैरानी हुई फिलिप को कि झगड़ा तो यानी आप कर रहे थे और अब मेरा नाम भी ले रहे हो। अंकल यू आर अ ह्यूमरिस्ट, यानी अंकल आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो, यानी झगड़ा आप कर रहे थे, नाम मेरा ले रहे हो साथ में। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है वेल यू इफ यू प्रेफर इट, हाँ मैं यही कहूंगा कि तुम झगड़ा कर रहे हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। तो although those of us who stayed at home, अब फिर से वो अपनी मतलब वही घिसी पिटी बात शुरू करने जा रहा था कि यानी तुम आर्मी वाले लोग हो और हम जो हैं जो कि घर पे रहते हैं, तो इस तरह से वो कोई बात स्टार्ट करने जा रहा था। तो फिलिप जो है उसको फिर से गुस्सा आ गया, वो कहता है ये क्या बार बार अपने जैम के बिजनेस की बातें और घर वाली बातें शुरू कर लेता है। तो फिलिप कहता है यस नेवर माइंड अबाउट द एक्सेस प्रॉफिट्स नाउ, यानी अंकल जेम्स मुझे नहीं सुननी आपकी एक्सेस प्रॉफिट्स वाली बातें। आई कैन टेल यू क्वाइट वेल व्हाट वी फाउट फॉर, यानी मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ कि जब मैं आर्मी में था तो हमने किस चीज के लिए झगड़ा किया। वी यूज्ड फोर्स टू पुट डाउन फोर्स, यानी आर्मी के अंदर ना हम फोर्स को इस्तेमाल करके हमारे दुश्मन की जो फोर्स होती थी उसको क्या करते थे, पुट डाउन करते थे, नीचे बिठाते थे। अच्छा दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, और वही काम मैं यहाँ पे अब आपके साथ कर रहा हूँ। यू आर गोइंग टू यूज फोर्स, यानी आप मेरे ऊपर फोर्स जो है, ताकत जो है वो लगा रहे थे, द फोर्स ऑफ मनी यानी पैसे की ताकत, टू मेक मी डू व्हाट यू वांटेड, ताकि आप मुझसे वो काम करवा सकें जो आप चाहते हैं। नाउ, और अब आई एम यूजिंग फोर्स टू स्टॉप इट, और अब मैं अपनी जो फोर्स है वो लगाकर आपकी पैसे की ताकत को रोक रहा हूँ। ही लेवल्स द रिवॉल्वर अगेन, वो फिर से रिवॉल्वर को ना तान लेता है, यानी सीधा कर लेता है अपने अंकल के ऊपर। तो जेम्स होता है वो कहता है यू आर गोइंग टू शूट योर ओल्ड अंकल, यानी क्या तुम अपने मतलब बेचारे बूढ़े अंकल को शूट करोगे या करने जा रहे हो। तो फिलिप जो होता है वो कहता है व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकता शूट। आई हैव शूट लॉट्स ऑफ ओल्ड अंकल्स, यानी मैंने बहुत सारे बूढ़े अंकल्स को शूट किया है जंग के अंदर। लैंड स्टर्मर्स, लैंड स्टर्मर्स जो है ना ये भी एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती थी उन लोगों के लिए, उन जर्मन्स के लिए जो कि फौजी तो नहीं होते थे, यानी जो कि आर्मी में नहीं होते थे, लेकिन वो बंदूक वगैरह चलाना जानते थे, इसलिए ना आर्मी के जो लोग थे उनको उनको गन्स देते थे ताकि वो चलाएं और उनको यूज़ करें। तो वो जो मतलब बूढ़े लोग थे जो रिटायर हो चुके थे उनको जो गन्स दी जाती थी उनको कहते हैं कि जो बूढ़े लोग थे उनको कहते हैं लैंड स्टर्मर्स। तो यहाँ पे फिलिप वही कह रहा है कि आपकी तरह के जो बूढ़े लोग हैं ना जिनको हम लैंड स्टर्मर्स कहते हैं उनको मैंने काफियों को मारा है। तो जेम्स आगे से कहता है बट दोज वर जर्मन्स, लेकिन वो तो जर्मन्स थे। इट्स डिफरेंट शूटिंग जर्मन्स, यानी जर्मन्स को मारना अलग है। यू आर इन इंग्लैंड नाउ, तुम अब इंग्लैंड में हो। यू कुड नॉट हैव अ क्राइम ऑन योर कंसाइंस लाइक दैट, यानी तुम अपने होशो हवास में ऐसा कोई भी जुर्म नहीं कर सकते जो कि तुम अब करने जा रहे हो। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है Oh, but you must not think that after 4 years of war, one has quite the same ideas about the sanctity of human life. तो फिलिप कहता है कि अंकल जेम्स आपको ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि एक बंदा जो कि 4 साल फौज के अंदर गुजार के आया है उसके लिए जो इंसान की ज़िंदगी है यानी इंसानियत जो है एक मतलब ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल उसी तरह से होगी जो कि एक आम बंदे के लिए होगी। यानी जब एक बंदा 4 साल आर्मी में लगा देता है ना तो उसके लिए ना इंसान की लाइफ की वैल्यू उस तरह से नहीं रहती जो कि आम बंदे के लिए होती है। यानी वो इंसान को इतना मतलब कीमती नहीं समझता जिस तरह से आम बंदा समझता है। हाउ कुड वन, यानी एक बंदा इतना टाइम गुजारने के बाद किस तरह से वही वैल्यू ह्यूमंस को दे सकता है। तो जेम्स आगे से कहता है you will find that juries have kept pretty much the same ideas I fancy। तो जेम्स जो है ना वो आगे से कहता है कि चाहे तुम जो हो ना तुम्हारे लिए 4 साल जंग में गुजारने के बाद ह्यूमंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई हो या कम हो गई हो, लेकिन चाहे जंग हो रही है या हो चुकी है तो जंग के बाद भी जो ज्यूरीज है ना, जो जजेस होते हैं, उनके लिए जो मतलब आइडियाज़ है ना, मतलब जो एक इंसान की वैल्यू है वो सेम है। यानी अगर तुम अब भी कत्ल करोगे तो अब भी जो वैल्यू है ना इंसान की वो वैसे ही है जो कि जंग से पहले थी। आई फैंसी, यानी ये कितनी अजीब बात है। तो फिलिप जो है ना वो आगे से कहता है यस बट लेकिन
बट रिवॉल्वर्स ऑफन गो ऑफ एक्सीडेंटली। लेकिन अंकल जेम्स, आपको ये नहीं पता कि जो रिवॉल्वर्स होते हैं, पिस्टल्स जो होते हैं, वो कई बार हादसाती तौर पर भी चल जाते हैं, यानी बंदा ना चाहते हुए भी कई बार गोली चला देता है। यू सेड सो योरसेल्फ, थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा कि हादसे में भी गोली चल जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्योरेस्ट एक्सीडेंट। तो ये जो अब मैं आपको शूट करने जा रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा प्योर एक्सीडेंट लगेगा, कि मतलब बिल्कुल ये एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। कांट यू सी इट इन द पेपर्स, यानी क्या आप जब पेपर पढ़ते हैं तो आपको उसमें नज़र नहीं आता क्या लिखा होता है? द डिसीज्ड नेफ्यू, यानी एक मरहूम का जो भतीजा था, हु वाज ऑब्वियसली अपसेट, जो कि पूरी तरह से बेचारा अपसेट था, यानी अपने होशो हवास में नहीं था, थोड़ा सा टेंशन में था। उसने किस तरह से मतलब अपने अंकल को मार दिया। तो इस तरह की खबरें आप पढ़ते नहीं है, तो आपकी भी इस तरह से कोई खबर छप जाएगी, यानी जब मैं आपको मारूंगा। तो जेम्स जो है तो वो कहता है, आई सपोज यू थिंक इट्स ब्रेव टू कम बैक फ्रॉम द फ्रंट। तो जेम्स कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये बहुत बहादुरों वाला काम है कि तुम जंग से वापस आए हो एंड थ्रेटन अ डिफेंसलेस मैन विद अ रिवॉल्वर, और एक बेचारे डिफेंसलेस आदमी को, यानी एक ऐसा आदमी जो कि अपना दिफा भी नहीं कर सकता, अपने आप को बचा भी नहीं सकता, उसको तुम डरा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहादुरी है। इज़ दैट द सॉर्ट ऑफ फेयर प्ले दैट टीच यू इन द आर्मी? क्या यही वो फेयर प्ले है, क्या यही वो मतलब लेवल का गेम है जो कि तुम्हें आर्मी के अंदर सिखाया जाता है, कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो मतलब तुमसे कितना कमज़ोर है और तुम उससे इतना ज़्यादा ताकतवर हो और अब तुम उसके साथ खेल रहे हो, क्या ये तुम्हें आर्मी ने सिखाया है? तो फिलिप जो होता है वो कहता है, गुड हेवंस, यानी ऐ मेरे खुदा, ऑफ कोर्स इट इज़, यानी हाँ, आर्मी ने मुझे यही सिखाया है। You don't think that you wait until the other side has got just as many funds, यहाँ पे funds नहीं guns होगा, as you before you attack। तो फिलिप कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने दुश्मन का इंतज़ार करें कि आपके दुश्मन के पास अभी बंदूकें कम हैं, तो जब उसके पास भी आपकी जितनी बंदूकें हो जाएं तो तब आप उसके ऊपर हमला करेंगे। आप ऐसा तो नहीं करेंगे, आप तो यही कोशिश करेंगे ना कि उसके पास जितने हथियार कम हो आपके लिए उतना अच्छा होगा। यू आर रियली रादर लकी, यानी आप तो फिर भी बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है इस मामले में। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यानी मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आई ought to have thrown half a dozen bombs at you first, यानी मुझे तो पहले आपके ऊपर 12 से ज़्यादा बम फेंकने चाहिए थे, मैं तो फिर भी आपको एक गोली से मार रहा हूँ। टेकिंग वन आउट ऑफ हिज पॉकेट, फिर ना वो अपनी पॉकेट में से ना एक बॉम्ब निकालता है और कहता है, एज इट हैपन्स आई हैव ओनली गॉट वन, यानी अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही है बॉम्ब, लेकिन अभी मैं इससे ही काम चला लूंगा। तो जेम्स जो है ना थॉरली अलार्म्ड, यानी वो पूरी तरह से कांप जाता है और वो कहता है, पुट दैट बैक एट वंस, यानी जल्दी इसको अपनी जेब में डालो, वापस डालो। तो फिलिप जो होता है ना, पुटिंग डाउन द रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर को नीचे रखता है एंड टेकिंग इट इन हिज हैंड्स, और उस बॉम्ब को ना अपने हाथ में रख लेता है और कहता है, यू होल्ड इट इन द राइट हैंड, यानी अंकल ये जो बॉम्ब है ना इसको हम अपने राइट हाथ में यानी दाएं हाथ में पकड़ते हैं। सो टेकिंग केयर टू कीप द लिवर डाउन, तो इसको इतने ध्यान से पकड़ते हैं कि इसका लिवर जो है वो नीचे ही रहे, यानी ऊपर ना आए। देन यू टेक द पिन इन द फिंगर, उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो जो पिन है उसको अपनी फिंगर में डाल लेते हैं, उस पिन को। सो एंड बट परहैप्स दिस डज नॉट इंटरेस्ट यू, यानी मैं ये आपको बातें बता तो रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको इसमें दिलचस्पी नहीं आ रही, यानी अब वो उसको बता रहा था कि बॉम्ब कैसे चलता है, तो फिर कहता है कि शायद आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जेम्स जो होता है ना, एजिंग हिज चेयर अवे, तो वो अपनी कुर्सी को ना पीछे धकेलते हुए कहता है, पुट इट डाउन एट वंस सर, यानी फिलिप प्लीज इसको मतलब नीचे रखो। गुड हेवंस, यानी खुदा के वास्ते, एनीथिंग माइट हैपन, यानी कुछ भी हो सकता है। तो फिलिप जो होता है ना, पुटिंग इट डाउन एंड टेकिंग अप द रिवॉल्वर अगेन, वो उस बम को नीचे रख देता है और रिवॉल्वर को फिर से उठा लेता है और कहता है, डज इट एवर अकर टू यू अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, दैट के देयर आर अबाउट 3 मिलियन पीपल इन इंग्लैंड हु नो ऑल अबाउट बॉम्ब्स। अब वही रिवॉल्वर वाली बात सी जो है ना, वो बॉम्ब्स के अकॉर्डिंग वो रिपीट कर रहा है। वो कहता है कि अंकल जेम्स क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के अंदर ना 30 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं हु नो ऑल अबाउट बॉम्ब्स, जिनको बॉम्ब्स के बारे में सब कुछ पता है, एंड हाउ टू थ्रो देम, और उनको ये भी पता है कि बॉम्ब्स जो हैं उनको कैसे फेंकते हैं। और अभी वो बात कर ही रहा होता है तो अंकल जेम्स जो है ना वो कहता है, इट सर्टनली डज नॉट अकर टू मी, हाँ ये बात मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई, यानी मुझे क्यों ये बातें कर रहे हो, मुझे क्या पता कि इंग्लैंड के अंदर 30 लाख लोग जानते हैं कि बॉम्ब्स को कैसे चलाते हैं, मुझे क्या पता। आई शुड नेवर ड्रीम ऑफ लेटिंग दीज थिंग्स अकर टू मी, यानी मैंने कभी भी अपने ख्यालों में भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। तो फिलिप जो है ना वो कहता है, लुकिंग एट द बॉम्ब रिग्रेटफुली, फिर वो पछताते हुए ना उस बॉम्ब की तरफ देखता और कहता है, इट्स रादर अगेंस्ट माई प्रिंसिपल एज अ सोल्जर बट जस्ट टू मेक थिंग्स अ बिट मोर फेयर। तो फिलिप कहता है
कि ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी मैं इस गेम को ना थोड़ा सा और मतलब इंसाफ के साथ खेलना चाहता हूँ, और मतलब इसको थोड़ा सा और जस्ट बनाने के लिए ना, फेयर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जेनरसली यानी बड़े प्यार से वो कहता है यू शैल हैव इट, यानी ये बॉम्ब आप रखें। ही होल्ड्स इट आउट टू हिम सडनली, वो अचानक वो वाला बॉम्ब जो होता है वो जेम्स को पकड़ा देता है। जेम्स जो होता है ना, श्रिंकिंग बैक अगेन, वो फिर से मतलब पीछे अपने आप को धकेलता है और कहता है सर्टनली नॉट, यानी यकीनन सर मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। इट माइट गो ऑफ एट एनी मोमेंट, यानी ये किसी भी लम्हे फट सकता है ये बॉम्ब। तो फिलिप जो होता है ना, पुटिंग इट बैक इन हिज पॉकेट, वो उस बॉम्ब को ना अपनी पॉकेट में फिर से डाल लेता है और कहता है ओह नो इट्स क्वाइट यूजलेस, यानी ये तो मतलब बेकार है, ये बॉम्ब तो बेकार है। देयर इज नो डेटोनेटर, डेटोनेटर जो है ना ये एक मतलब आइटम होती है बॉम्ब के अंदर, एक सिस्टम होता है जिससे बॉम्ब जो है ना वो चलता है। तो फिलिप कहता है कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर जो इसका डेटोनेटर है वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। स्टर्नली फिर वो गुस्से के साथ कहता है नाउ देन लेट्स टॉक बिजनेस, चले अंकल अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो जेम्स जो है ना वो कहता है व्हाट डू यू वांट मी टू डू, यानी तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो फिलिप कहता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यानी मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ यू शुड बी होल्डिंग योर हैंड्स ओवर योर हेड एंड सेइंग कॉमरेड, यानी मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि आपको अब क्या करना चाहिए कि अपने हाथों को ना अपने सर के पीछे रख कर कहना चाहिए कॉमरेड। कॉमरेड जो है ये जर्मन का वर्ड है। तो फिर कहता है हाउएवर, लेकिन फिर भी आई लेट यू ऑफ दैट, लेकिन चले जाने दे, मैं आपको ये काम नहीं करने देता। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू इज दैट यू शुड बी रीजनेबल, यानी मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि आप जो भी बात करें ना वो रीज़न के साथ करें। तो जेम्स जो है ना वो कहता है एंड इफ़ आई रिफ्यूज़ यू विल शूट मी। तो जेम्स कहता है कि अगर मैं ये काम करने से यानी रीज़न के साथ बात करने से मना कर दूं तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे। तो फिलिप कहता है वेल आई डोंट क्वाइट नो अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स मुझे अब सही तरह से नहीं पता कि मतलब मैं आपको गोली मारूंगा या नहीं मारूंगा। आई एक्सपेक्ट वी शुड गो थ्रू दिस लिटिल सीन अगेन टुमारो, यानी कहता है कि मैं आपसे यही तवक्को करूंगा कि हम इस सीन को ना दोबारा दोहराएं कल, यानी यही सीन दोबारा रिपीट करें। यू हैव नॉट एंजॉयड इट हैव यू, यानी आपने इसको एंजॉय नहीं किया मुझे लगता है, यानी नहीं किया ना एंजॉय। वेल देयर इज लॉट मोर ऑफ इट टू कम, यानी हम जब इसको रिपीट करेंगे तो और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी जिससे आप इस सीन को एंजॉय करेंगे। वी विल रिहर्स इट एवरी डे, यानी हम हर रोज़ इस सीन को एंजॉय रिहर्स करेंगे, यानी इसकी रिहर्सल करेंगे। वन डे एक दिन ऐसा आएगा इफ़ यू गो ऑन बीइंग अनरीजनेबल, यानी अगर आपने मेरे साथ अनरीजनेबल हो के बात करने की कोशिश की ना, द थिंग विल गो ऑफ, थिंग यहाँ पे रिवॉल्वर है, यानी ये रिवॉल्वर जो है ये चल जाएगा, यानी गोली चल जाएगी। ऑफ कोर्स यू थिंक दैट आई शुड नॉट हैव द प्लग टू फायर, यानी यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको गोली मार सकूं, बट लेकिन यू कांट बी क्वाइट सर्टेन, लेकिन आप यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकते। इट्स 100 to 1 दैट आई शेंट, यानी 100 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप पर काबू ना पा सकूं, या ये जो गोली है ये चल जाए, यानी 100 में से एक बार ऐसा ज़रूर हो सकता है। ओनली आई माइट, यानी अगर मैं चाहूँ तो। फियर, यानी डर अंकल जेम्स, डर। इट्स अ हॉरिबल थिंग, ये बड़ी अजीब चीज़ है, यानी ये बड़ी भयानक चीज़ है। क्या? डर। एल्डरली मैन डाई ऑफ इट समटाइम्स, यानी कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो इस डर की वजह से मर भी जाते हैं। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है आई एम नॉट टू बी ब्लफ्ड लाइक दैट, यानी वो थोड़ा सा सांस लेता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह से धौंस नहीं जमा सकते। तो फिलिप जो होता है ना सडनली वो अचानक कहता है यू आर क्वाइट राइट, यू आर नॉट दैट सॉर्ट, यानी अंकल जेम्स आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप जो है ना वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है जिसके ऊपर धौंस जमाई जाए। आई मेड अ मिस्टेक, मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने गलती कर दी। एमिंग केयरफुली, फिर वो अंकल जेम्स की तरफ ना निशाना साधते हुए कहता है आई शैल हैव टू डू इट स्ट्रेट ऑफ, यानी मुझे आपके साथ इतनी बातें करनी नहीं चाहिए थी, मुझे तो आपको सीधी गोली मार देनी चाहिए थी आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार। 1 2, फिर वो काउंटिंग शुरू करता है 1 2 3 कहने से पहले जेम्स जो है ना ऑन हिज नीज, यानी वो अपने घुटनों पे झुक जाता है विद अपलिफ्टेड हैंड्स, और अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है इन एन एग्नी ऑफ टेरर, यानी डर के आलम के अंदर। अब वो पूरी तरह से डरा होता है। तो फिर कहता है फिलिप मर्सी, यानी फिलिप मेरे ऊपर रहम करो। व्हाट आर योर टर्म्स, यानी तुम चाहते क्या हो। तो फिलिप जो है ना पिकिंग हिम अप बाय द स्क्रफ, तो वो उसके कॉलर से ना उसको ऊपर उठाता है एंड हेल्पिंग हिम इनटू द चेयर, और उसको चेयर पर बैठने में मदद देता है और कहता है गुड मैन, यानी प्यारे आदमी, दैट्स द वे टू टॉक, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे से इस तरह से बात करो। आई विल गेट देम फॉर यू, यानी मैं अब तुम्हें अपनी जो कंडीशंस है ना वो बताता हूँ। यहाँ पे देम वही टर्म्स की बात है जो कि ऊपर जेम्स ने पूछा कि तुम्हारी टर्म्स क्या है, यानी तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द फायर टिल आई कम बैक,
यानी जब तक मैं नहीं आता ना, आप अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल करके बिठाएं आग के आगे। अच्छा, here's the paper, ये ले आपका पेपर। He gives his uncle the paper, वो अपने अंकल को पेपर देता है and goes out into the hall, और हॉल में ना वापस चला जाता है। तो James opens his eyes with a start, तो जेम्स जो होता है ना वो बड़ी हैरानगी के साथ अपनी आंखें खोलता है एंड लुक्स अराउंड हिम, और अपने इर्द गिर्द देखता है इन bewildered वे, परेशानी के आलम के अंदर, यानी परेशान होते हुए ना वो इधर उधर देखता है कि यानी वो कहाँ पे गया, यानी मुझे यहाँ पे छोड़ के कहाँ चला गया फिलिप। ही रब्स हिज हेड, यानी अपने सर को वो हिलाता है, टेक्स आउट हिज वॉच, अपनी घड़ी निकालता है एंड लुक्स एट इट, और उसकी तरफ देखता है एंड देन स्टेयर्स राउंड द रूम अगेन, और फिर से रूम में ना इधर से उधर घूरता है। द डोर फ्रॉम द डाइनिंग रूम ओपन्स, तो डाइनिंग रूम से जो डोर होता है ना, दरवाजा, वो खुलता है एंड फिलिप कम्स इन विद अ पीस ऑफ टोस्ट इन हिज हैंड, तो फिलिप जो होता है ना उसके हाथ में एक टोस्ट का टुकड़ा होता है और वो डाइनिंग रूम से इधर आता है। कहाँ पे? मॉर्निंग रूम में। तो फिलिप जो होता है ना उसकी लाइन में कहता है हिज माउथ फुल, उसका मुंह मतलब टोस्ट से भरा हुआ होता है। वो कहता है यू वांटेड टू सी मी अंकल जेम्स, यानी अंकल जेम्स आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो जेम्स जो होता है ना वो स्टिल bewildered, वो भी परेशान होता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब अभी अभी तो ये मुझे मारने वाला था और अभी ये फिर से वही सीन स्टार्ट कर रहा है। तो जेम्स कहता है दैट्स ऑल राइट माई बॉय, यानी कोई बात नहीं मेरे बेटे, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि जेम्स जो है वो किस तरह से भीगी बिल्ली बनेगा उसके सामने, यानी टोटली वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो फिलिप जो है ना वो कहता है सरप्राइज्ड, यानी वो हैरान होते हुए कहता है ब्रेकफास्ट, यानी अंकल मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो पुटिंग द लास्ट पीस इन हिज माउथ, तो वो आखिरी टुकड़ा जो टोस्ट का होता है वो भी अपने मुंह में डालते हुए ना फिलिप कहता है रादर लेट आई एम अफ्रेड, यानी अंकल मुझे लगता है कि शायद मैं देर हो गया, यानी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए देर कर दी। तो जेम्स जो होता है ना अब वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं होगा, वो कहता है दैट्स ऑल राइट, यानी कोई बात नहीं बेटा। ही लॉफ्स ऑकवर्डली, फिर वो मतलब डरते हुए हंसता है जिस तरह से वो बेशर्मों वाली हंसी होती है ना, तो उस तरह से वो हंसता है। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है एनीथिंग द मैटर, यानी कोई इशू था, मतलब आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे। यू डोंट लुक योर यूजुअल ब्राइट सेल्फ, यानी आप पहले की तरह नहीं लग रहे, कोई मतलब मसला है, कोई कुछ हुआ है। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है आई सीम टू हैव ड्रॉप्ड asleep इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी मैं बस यहाँ पे आग के आगे थोड़ी देर सो गया था। मोस्ट अनयूजुअल थिंग फॉर मी टू हैव डन, यानी ये आग के आगे जो मेरा सोना है ना ये मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल, गैर मामूली सी चीज़ है। मोस्ट अनयूजुअल यानी बहुत ही गैर मामूली सी बात है ये मेरे लिए। तो फिलिप जो होता है वो कहता है लेट दैट बी अ लेसन टू यू नॉट टू गेट अप सो अर्ली। तो फिलिप कहता है कि अंकल जेम्स अगर ये बात है कि आप आग के आगे सो जाते हैं तो आपको फिर इससे ये सबक सीखना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, यानी अपनी नींद पूरी करके उठना चाहिए। ऑफ कोर्स, यानी यकीनन इफ़ यू आर इन द आर्मी यू कांट हेल्प योरसेल्फ, यानी यकीनन अगर आप आर्मी में होते हैं ना, या अगर आप आर्मी में हैं फिर तो आप अपनी मतलब मदद नहीं कर सकते, यानी फिर तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन आप तो आर्मी में भी नहीं है तो आप जल्दी ना उठा करें, अपनी नींद पूरी करके उठा करें। थैंक्स हेवन आई एम आउट ऑफ इट, यानी शुक्र है खुदा का मैं अब आर्मी से बाहर आ गया हूँ एंड माई ओन मास्टर अगेन, और मैं अपनी मर्जी का मालिक अब दोबारा हूँ। तो जेम्स जो होता है वो कहता है ओह दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, यानी बेटा मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। सिट डाउन फिलिप, बैठ जाओ फिलिप। ही इंडिकेट्स द चेयर बाय द फायर, तो वो आग के पास जो चेयर पड़ी होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए उसको कहता है बैठ जाओ। तो फिलिप जो होता है ना टेकिंग अ चेयर बाय द टेबल, तो वो टेबल के पास जो चेयर पड़ी होती है उसके ऊपर बैठने वाला होता है। वो कहता है यू हैव दैट अंकल आई शैल बी ऑल राइट हेयर, यानी अंकल जो फायर के पास चेयर पड़ी है उसके ऊपर आप बैठ जाएं, मैं टेबल वाली चेयर के ऊपर बैठ जाता हूँ। तो जेम्स जो होता है ना हेस्टली वो जल्दी से जाके कहता है नो नो नहीं 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 यू कम हियर, नहीं नहीं तुम इस चेयर पे आके बैठो। ही गिव्स फिलिप द आर्म चेयर एंड सिट्स बाय द टेबल हिमसेल्फ, यानी वो फिलिप को ना बड़ी चेयर देता है, जो बड़ी चेयर होती है उसको वो देता है और खुद टेबल वाली चेयर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है आई शुड बी ड्रॉपिंग ऑफ अगेन, यानी अगर मैं फिर से आग के पास बैठा तो मैं फिर से सो जाऊंगा। ही लाफ्स ऑकवर्डली, फिर से वो बेशर्मों की तरह हंसता है इस तरह से। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है राइटो, बिल्कुल ठीक कहा अंकल, ये जो राइटो है ना ये राइट वर्ड की कोलोक्यूल टर्म है, यानी इनफॉर्मल वे के अंदर जो हम कहते हैं ना वो राइटो होता है। तो कहता है ठीक कहा अंकल आपने। ही पुट्स हिज हैंड टू हिज पॉकेट, तो फिलिप जो होता है वो अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है। तो अंकल जेम्स शिवर्स, तो जैसे ही फिलिप अपनी पॉकेट में हाथ डालता है अंकल जेम्स जो होता है वो कांप जाता है एंड लुक्स एट हिम इन हॉरर, और डरते हुए उसकी तरफ देखता है। तो फिलिप ब्रिंग्स आउट हिज पाइप, तो फिलिप जो होता है वो अपनी पॉकेट में से वो सिगार निकालता है एंड अ सिकली ग्रीन ऑफ रिलीफ कम्स इनटू जेम्स फेस, तो जैसे ही वो सिगार निकालता है
तो अंकल जेम्स को कंफर्म हो जाता है कि नहीं नहीं भाई, ये मतलब रिवॉल्वर नहीं निकाली इसने, ये तो सिगार है। तो जब वो सिगार देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर मतलब हल्की सी खुशी आ जाती है, मतलब उसके दांत बाहर निकल जाते हैं और मरीजों वाली खुशी आ जाती है उसके चेहरे के ऊपर। यानी जिस तरह से एक मरीज को पता चले कि भाई उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल कामयाब हो गया है, यानी पहले वो डरा हुआ था तो अचानक उसको खुशखबरी मिले, तो उस तरह की स्माइल उसके चेहरे के ऊपर आती है। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है आई सपोज यू स्मोक्ड अ लॉट इन फ्रांस, यानी फिलिप मुझे लगता है कि तुमने फ्रांस में काफ़ी सिगार फूकी है। तो फिलिप आगे से कहता है रादर, यानी अंकल जेम्स इतनी ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी बहुत मतलब पी है। नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास कुछ भी और करने को नहीं है। इट्स अलाउड इन हियर, क्या यहाँ पर मैं पी सकता हूँ सिगार? तो जेम्स होता है ना हेस्टली, वो जल्दी जल्दी से कहता है यस यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल तुम पी सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले जो बातें हो रही थी, जिन बातों को डिनाई कर रहा था जेम्स, अब उन्हीं बातों को बड़ी तेजी के साथ प्यारे बच्चे की तरह वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहता है कि हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम पी सकते हो यहाँ पे सिगार। फिलिप लाइट्स हिज पाइप, तो फिलिप जो होता है ना वो अपना सिगार चलाता है और कहता है वेल नाउ फिलिप What are you going to do now you have left the army? तो कहता है कि फिलिप अब मुझे बताओ कि तुमने आर्मी जो छोड़ दी है तो अब तुम क्या करोगे? तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है प्रॉम्प्टली, यानी बढ़ा चढ़ा कर ना बताते हुए कहता है बर्न माई यूनिफॉर्म एंड सेल माई रिवॉल्वर, यानी मैं अपनी यूनिफॉर्म जो है वो जला दूंगा और अपना रिवॉल्वर भी बेच दूंगा। तो जेम्स जो होता है ना स्टार्टिंग एट द वर्ड रिवॉल्वर, तो जैसे वो रिवॉल्वर का वर्ड लेता है ना फिलिप, तो जेम्स जो होता है वो कांप जाता है। तो वो कहता है सेल योर रिवॉल्वर, हाँ अच्छा रिवॉल्वर बेच दोगे? तो फिलिप आगे सरप्राइज होके कहता है वेल आई डोंट वांट इट नाउ डू आई। तो फिलिप जो है वो भी उसको ना मतलब मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो अब रिवॉल्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे ज़रूरत है? ये जो डू आई है ना, ये यहाँ पे उसको एक तरह की वार्निंग दे रहा है फिलिप कि मतलब अगर फिर से तूने कोई चवली मारी ना तो मैं फिर से रिवॉल्वर निकाल लूंगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है रिवॉल्वर की, क्या मुझे है ज़रूरत? तो जेम्स कहता है नो ओ नो ओ मोस्ट सर्टनली नॉट ना, हाँ हाँ यकीनन, तुम्हें क्या ज़रूरत रिवॉल्वर की? आई शुड से, यानी मैं ये कहूँगा कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है रिवॉल्वर की। ओ आई कांट सी व्हाई यू शुड वांट इट एट ऑल, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम रिवॉल्वर चाहते क्यों हो, मतलब तुम्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। विद एन अनईजी लाफ, फिर से वो मतलब एक ऐसी हंसी हंसता है जो कि वो नहीं हंसना चाह रहा और कहता है यू आर इंग्लैंड नाउ। तो जेम्स कहता है कि अब तुम ना इंग्लैंड के अंदर हो, नो नीड फॉर रिवॉल्वर्स हियर, हाँ यहाँ पर तो तुम्हें कोई भी रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। तो फिलिप जो होता है ना स्टेयरिंग एट हिम, तो वो ना अंकल जेम्स की तरफ घूरते हुए कहता है वेल नो आई होप नॉट, या हाँ अंकल जेम्स आपने ठीक कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जेम्स जो होता है ना हैस्टली जल्दी से कहता है क्वाइट सो, हाँ ठीक कहा तुमने बिल्कुल। वेल नाउ फिलिप व्हाट नेक्स्ट, अच्छा फिलिप अब आगे का क्या सोचा है? वी मस्ट फाइंड अ प्रोफेशन फॉर यू, यानी हमें तुम्हारे लिए एक प्रोफेशन ढूंढना होगा, पेशा ढूंढना होगा। तो फिलिप जो होता है ना यॉर्निंग, यानी जवाई लेते हुए कहता है आई सपोज सो, हाँ मुझे भी यही लगता है। आई हैव नॉट रियली थॉट अबाउट इट मच, यानी मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो जेम्स कहता है यू नेवर वॉन्टेड टू बी एन आर्किटेक्ट, क्या तुम आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहते थे? अब उसकी बला से जाने, जेम्स की बला से जाने कि उसके मुंह से ये कैसे निकल गया, अब वो पछता रहा बेचारा। तो फिलिप जो होता है ना सरप्राइज, वो हैरान होते हुए कहता है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट आप कह रहे हैं कि मैं आर्किटेक्ट बनूं? तो जेम्स रब्स हिज हेड, तो जेम्स ने जब ये आर्किटेक्ट का वर्ड कहा ना तो वो खुद सोच में पड़ गया कि यानी ये मैंने क्या बोल दिया। एंड वंडर्स व्हाट मेड हिम थिंक ऑफ आर्किटेक्ट, यानी वो सोचने लग गया कि मैंने ये वर्ड क्यों बोला, अच्छा मतलब खुद ही कह के पछता गया। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है और एनीथिंग लाइक दैट, हाँ मतलब या आर्किटेक्ट बन जाओ या उसकी तरह कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन तुम चूज करना चाहो तो तुम चूज कर लो। तो फिलिप आगे से कहता है इट्स अ बिट लेट इजंट इट। तो फिलिप फिर कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि मैं आर्किटेक्ट बनने के लिए मतलब मेरी जो उम्र है वो ज़्यादा है, यानी मैंने ज़्यादा देर कर दी है, क्या ऐसा नहीं है? तो जेम्स कहता है वेल इफ़ यू आर 4 years बिहाइंड, यानी बात ऐसी है कि अगर तुम 4 साल पीछे हो ना सो इज़ एवरीबडी, तो तुम्हारी एज के अंदर अगर कोई और बंदा स्टार्ट करेगा तो वो भी 4 साल पीछे है। यानी वही जो फिलिप ने बात कही थी उसको यहाँ पे जेम्स रिपीट कर रहा है रिवॉल्वर के डर से। तो एल्स, यानी हर कोई भी तुम्हारी तरह ही 4 साल पीछे है। तो कहता है ही फील्स वेगली दैट ही हैज़ हियर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर, तो उसको अचानक अपने माइंड में याद आता है कि ये तो बात मैंने सुनी हुई है, यानी ये तो वही बात है जो कि फिलिप ने मुझे कही थी। तो फिलिप जो होता है ना स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कहता है टू टेल द ट्रूथ आई डोंट फील आई माइंड मच एनीवे। तो फिलिप कहता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं कितने साल पीछे हूँ। एनीथिंग यू लाइक, यानी जो भी आपको पसंद हो, एक्सेप्ट कमिश्नर, यानी एक कमिश्नर बनने के अलावा आपको जो भी पसंद है ना
मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू वेयर यूनिफॉर्म अगेन, यानी बस मैं दोबारा से वो यूनिफॉर्म जो है ना वो नहीं पहनना चाहता, उसके अलावा आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जेम्स कहता है हाउ वुड यू लाइक टू कम इन टू द बिजनेस, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बिजनेस में आना चाहोगे? तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है द जैम बिजनेस, आप जैम बिजनेस की बात कर रहे हैं? वेल आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। यू वुड नॉट वांट मी टू सैल्यूट यू इन द मॉर्निंग्स, यानी क्या आप ये तो नहीं चाहते कि मैं सुबह सुबह आपके बिजनेस में आऊँ और सुबह सुबह आपको सैल्यूट किया करूँ? तो जेम्स कहता है माई डियर बॉय नो, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा मेरे प्यारे बेटे। तो फिलिप आगे से कहता है ऑल राइट ठीक है, आई ट्राई इट इफ़ यू लाइक, यानी अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई शैल बी एनी गुड, मुझे नहीं पता कि मैं आपके कोई भी काम आ सकूँगा या नहीं। व्हाट डू यू डू, यानी आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मैं क्या मतलब काम आपके लिए कर सकता हूँ? तो जेम्स आगे से कहता है इट्स योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड हैंडलिंग मैन विच आई होप विल बी ऑफ वैल्यू। ये जो लाइन है ना ये इस प्ले का एक तरह से थीम भी बनता है कि फिलिप जो है ना उसको सच में लोगों को हैंडल करना आता है। तो उसी लाइन को रिपीट कर रहा है। जेम्स कहता है कि तुम मेरे इस काम आ सकते हो कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना लोगों के साथ डील करने का, उनको मैनेज करने का, वो जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी कीमती है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। यानी तुम अगर मेरे बिजनेस में आओगे तो तुम लोगों को डील करोगे अच्छी तरह से क्योंकि तुम्हें करना आता है। तो फिलिप कहता है ओह आई कैन डू दैट ऑल राइट, हाँ ये काम तो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये भी यहाँ पे एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है और जिसमें वो बता रहा है कि मतलब मैंने तुम्हें भी डील किया है अंकल जेम्स। तो अच्छा स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ लग्जरियसली, तो वो बड़े मतलब फुर्सत के साथ ना अपने आप को स्ट्रेच करता है, यानी अंगड़ाई लेता है और फिर कहता है अंकल जेम्स डू यू रियलाइज दैट आई एम नेवर गोइंग टू सल्यूट अगेन, यानी अंकल जेम्स डू यू रियलाइज, यानी कि आपको समझ नहीं आई कि मैं दोबारा कभी भी किसी को सल्यूट नहीं करने वाला और वेयर अ यूनिफॉर्म, ना ही मैं कोई यूनिफॉर्म पहनूंगा और गेट वेट, और ना ही मैं मतलब फौजियों की तरह जिस तरह से वो पानी में कूदते थे इधर से उधर जाते थे, ना ही मैं खुद को गीला करूंगा, रियली वेट बहुत ज़्यादा गीला, आई मीन और एग्जामिन मैंस फुट, और ना ही मैं जो दूसरे आदमी हैं उनके पाँव जो हैं उनकी जांच करूंगा, और स्टैंड टू अटेंशन व्हेन आई एम स्पोकन टू, या फिर जब मुझे मतलब सीधा खड़ा रहने को कहा जाएगा तो मैं सीधा खड़ा रहूंगा, मैं ये कोई भी काम नहीं करूंगा, और ओ लॉट्स मोर थिंग्स, और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि आर्मी वाले करते हैं मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करूंगा। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और इनमें से सबसे बढ़िया चीज़, आई एम नेवर गोइंग टू बी फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा कभी किसी से नहीं डरने वाला। हैव यू एवर नन व्हाट इट इज़ टू बी अफ्रेड, रियली अफ्रेड, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आप कभी बहुत ज़्यादा डरे हों, बहुत ज़्यादा डरे हों? तो जेम्स जो होता है ना एम्बेरस्ड, वो शर्मिंदा होते हुए कहता है आई वेल ही कफ्स, यानी वो खांसता है, कहता है आई बात ऐसी है कि तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है नो यू कुड नॉट, यानी नहीं आप जो है ना आपको वो फीलिंग नहीं है, मतलब नहीं पता। नॉट रियली अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी आप जो है वो मौत से इतना ज़्यादा नहीं डरते। आई मीन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मौत से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, या आपने मौत को इतना फेस नहीं किया जितना मैंने किया है। वेल दैट्स ओवर नाउ, ठीक है अब हमारी ये बातें ख़त्म होती हैं। गुड लॉर्ड, यानी मेरे खुदा, आई कुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन द ब्रिटिश म्यूजियम एंड बी हैप्पी, यानी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना बाकी वो किसी ब्रिटिश के म्यूजियम में स्पेंड करके ना खुश रहना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं दोबारा आर्मी में जाऊँ। तो जेम्स जो होता है ना गेटिंग अप, उठते हुए कहता है ऑल राइट ठीक है, वी विल ट्राई यू इन द ऑफिस, ठीक है मतलब हम जो है ना वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे ऑफिस के अंदर। आई एक्सपेक्ट यू वांट अ हॉलीडे, मुझे लगता है कि तुम्हें एक छुट्टी चाहिए होगी फर्स्ट, तो यानी सबसे पहले तो तुम्हें एक छुट्टी चाहिए होगी, मुझे तो ये लगता है। तो फिलिप कहता है गेटिंग अप, वो भी उठते हुए कहता है माई डियर अंकल, मेरे प्यारे अंकल, दिस इज़ हॉलीडे, ये मेरे लिए छुट्टी है। बीइंग इन लंदन इज़ हॉलीडे, यानी लंदन में रहना ही एक छुट्टी है। बाइंग एन इवनिंग पेपर, शाम को एक अखबार ख़रीदना भी छुट्टी है। वेयरिंग अ वेस्ट कोट अगेन, दोबारा से एक वेस्ट कोट पहनना ये भी छुट्टी है। रनिंग आफ्टर अ बस, एक बस के पीछे भागना भी छुट्टी है। एनीथिंग, इट्स ऑल हॉलीडे, यहाँ पर जो मैं रह रहा हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब मेरे लिए छुट्टी है। यानी आर्मी से निकलने के बाद ना मैंने जो भी काम किए हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे लंदन के अंदर, वो सब मेरे लिए एक हॉलीडे की तरह है। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है ऑल राइट ठीक है, देन कम अलॉन्ग विद मी नाउ, चलो फिर मेरे साथ आओ, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर बैम्फर्ड, मैं तुम्हें ना मिस्टर बैम्फर्ड से मिलाता हूँ। तो फिलिप कहता है राइट हुज ही, अच्छा ठीक है लेकिन ये है कौन, मिस्टर बैम्फर्ड है कौन? तो जेम्स कहता है आर मैनेजर, ये हमारा मैनेजर है। लिटिल स्टिफ, थोड़ा सा सख्त है, अकड़ू है, बट अ वेरी गुड फेलो, लेकिन अच्छा इंसान है। ही विल बी डिलाइटेड टू हेयर दैट यू आर कमिंग इनटू द फर्म, तो उसे ये सुनकर खुशी होगी कि तुम भी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हो। तो फिर जो होता है ना स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहता है परहैप्स आई वुड बेटर ब्रिंग माई रिवॉल्वर इन केस ही इजंट, यानी अंकल जेम्स मुझे लगता है कि अगर वो जो आपका
मैनेजर है वो मुझसे मिलकर खुश ना हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिवॉल्वर साथ लाना होगा। तो जेम्स जो होता है ना, लाफिंग विद फोर्स्ड हार्टनेस एज दे गो टुगेदर टू द डोर। तो जब वो दोनों दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वो ना मतलब फिर से हंसने की कोशिश करता है। हा हा, अ गुड जॉक दैट, यानी बहुत अच्छा तुमने मतलब जॉक मारा। हा हा, अ गुड जॉक, बहुत बढ़िया जॉक मारा, बट ओनली अ जॉक, ऑफ कोर्स, यकीनन ये एक जॉक ही था, है ना। हा हा, ही तो मतलब अब वो हंस रहा है। तो फिलिप गोज आउट, फिलिप जो होता है वो बाहर चला जाता है। जेम्स फॉलोइंग हिम, जेम्स जो होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है। टर्न्स एट द डोर, तो जैसे वो दरवाजे पर पहुंचता है वो वापस मुड़ता है। एंड लुक्स अराउंड द रूम, तो दरवाजे में मतलब कमरे में देखता है। इन अ bewildered वे, यानी पागलों की तरह, परेशान लोगों की तरह। was it a dream or wasn't it, और सोचता है कि क्या ये ख्वाब था या मतलब ये रियलिटी है। he will never be quite certain, और उसको पूरी जिंदगी इस बात के बारे में कभी भी यकीन नहीं होगा कि ये ख्वाब था या सच में हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा कर्टेन आ गया और ये प्ले एंड हो गया। थैंक यू सो मच।